नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के करंट अफेयर के सेशन में और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चा, आज 12 सितंबर आज के करंट अफेयर को हम यहां पर पूरा कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, स्पोर्ट हर चीजों को यहां पर हम अच्छे से कवर करते हुए अपनी क्लास को एक शानदार तरीके से एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग इसको आराम से बढ़िया से पूरा कवर करते हुए मेरे साथ साथ बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है बच्चा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है। ठीक है, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है। ठीक, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। और अभी हाल ही में जो कैबिनेट मंत्रालय है उसने इसमें 70 वर्ष जो होती है आयु, 70 वर्ष के जो वृद्ध लोग हैं वहां तक की आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। मतलब अब जो भी व्यक्ति यहां पर होंगे 70 वर्ष के, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में क्या होता है कि 5 लाख का बीमा कवर आपको प्रदान किया जाता है, जिसमें आप या तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होती हैं प्राइवेट में, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं उनमें भी, दोनों हॉस्पिटल्स में आपको 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। बीमा कवर लेने के लिए आप लोगों को, जो भी इसके पात्र होते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, क्या जारी किया जाता है? आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। और इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही आप अपना इलाज जो है वो करवा पाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला स्टेट बन चुका है। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया गया है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं आयुष्मान जो जन आरोग्य योजना है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आपको ये लिखेगा पीएम जय, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक बच्चा, इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। तो ये इसको आप याद रखेंगे। यहां पर ये जो डेट है यहां पर ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कब किया गया था? 2018 में। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ जो चीजें हैं उसको यहां पर हम देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए क्या हो चुका है कि 34 करोड़ लोगों को यहां पर आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया गया है। पूरे देश की ये जो है वो बात की जा रही है यहां पर कि 34 करोड़ जो लोग हैं इनको आयुष्मान कार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। और ये लोग यहां पर इसका लाभ जो है वो बढ़िया से उठा रहे हैं। ठीक है, तो वृद्ध लोगों के लिए आप सबको पता है कि भारत में क्या है कि बेटा, भारत में जो मेडिकल का कंडीशन है वो काफी ज्यादा अभी इंप्रूव नहीं है। मतलब आप अगर किसी गांव के हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो वहां पर वो उन्नत तकनीकी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे किसी को एमआरआई कराना है, ठीक है, एमआरआई कराने के लिए आपको किसी बड़े अस्पताल में ही जाना पड़ेगा, किसी भी छोटे अस्पताल में आपको एमआरआई नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये सारी चीजें भारत में अभी धीरे धीरे क्या है, इंप्रूव की जा रही है। और चिकित्सा जो है, मतलब कोई दवा हो गई, अगर कोई रोग हो जाता है तो क्या होता है कि उसका इलाज बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इसीलिए 70 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं उनको यहां पर शामिल किया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब एडमिट होता है व्यक्ति हॉस्पिटल में, ठीक है, तो एडमिट के 10 दिन पूर्व, ठीक, और 10 दिन बाद, ये इतना पूरा टाइम ड्यूरेशन यहां पर कवर किया जाता है जब आपको इस बीमा का पैसा जो है, यानी कि पीएम जय योजना का पैसा आयुष्मान कार्ड के थ्रू जब आपको मिलता है तब। ठीक है, चलिए आपको मैंने ये बता दिया है कि यहां पर 5 लाख का बीमा कवर मुफ्त में मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद
कौन कौन आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं? तो कुछ कंडीशन है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, किसके नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं वो इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। और जो दिहाड़ी मजदूर है, मतलब जो डेली अपना जीवन यापन करने के लिए, जैसे आज कमाया आज खाया, ये हो गए। जो रिक्शा चालक होते हैं, जो ठेले लगाते हैं, ठीक है, एक तरह से जो गिग वर्कर्स होते हैं, उनके लिए यहां पर यह बताया गया है। यदि परिवार में किसी के कोई दिव्यांग हो तो भी उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ यहां पर मिलता है। और अगर बात करें कि किसको नहीं मिलता है, तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, जिनका पीएफ जो है वो कटता है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो इनकम टैक्स देते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इनको लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G मोबाइल बाजार बन गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए बना कौन सा है, भारत बना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि पोजीशंस आपको याद रखनी है। पहले नंबर पर कौन सा है, चीन है, ठीक। अभी तक दूसरे नंबर पर था बेटा आपका अमेरिका और तीसरे नंबर पर था आपका भारत। लेकिन अब जो है भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है और अमेरिका जो है ये चला गया है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये टॉप 3 पोजीशंस आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको अब क्या बोला गया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बनकर सामने आ चुका है। जो पूरा इसका जैसे 100% अगर 5G मार्केट है तो इसमें भारत का जो परसेंटेज है वो 13% हो चुका है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप बात करें कि जो जैसे आपने सुना होगा 2G, 3G, 4G, इन सब का नाम आपने सुना होगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये जी का मतलब जो होता है जनरेशन होता है, यानी कि क्या होता है, पीढ़ी, ठीक है। मतलब कि दूसरी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है, तीसरी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है, मतलब कि सेकेंड जनरेशन का टेक्नोलॉजी यहां पर यूज किया जा रहा है। उसके बाद यहां पर थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है और 4G में फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। ये चीजें यहां पर आपको ये बताता है, जो जी वर्ड होता है उसका मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमेशा से जो चीजें रही हैं, तो 2G सबसे पहले लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था आपका 90s में, ठीक। अब जब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पहले छोटा सा कीपैड वाला फोन आता था और उसमें बड़ी सी सिम लगती थी, ठीक है। अब जो अल्फा जनरेशन है वो इसको नहीं जानेगी, लेकिन जो बच्चे 90s में जन्मे थे उनको यह चीज पता होगी कि छोटा नोकिया बहुत ज्यादा आया था, नोकिया का फोन था, तो उसमें बड़ी वाली सिम लगती थी, ठीक। और जब ऑन करते थे तो हाथ मिलाता था, कनेक्टिंग पीपल वाला। तो वहां पर ये 2G ही यूज किया गया, काफी दिनों तक 2G को यूज किया गया। फिर उसके बाद आता है 3G। 3G में सुविधा यह दी गई कि आप मल्टीमीडिया मैसेज भेज सकते हैं और आप ईमेल्स भेज सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उन्नत वर्जन जो है, जैसे आप 3G की बात करें तो 3G आ गया था लगभग 2001 के आसपास, ठीक है। कब आ गया था, 2001 के आसपास। फिर उसके बाद आता है 4G। 4G आ जाता है आपका 2009 के आसपास, ठीक है। कब आता है, 2009 के आसपास 4G आ जाता है, ठीक। अब यहां पर क्या था, यहां पर जो इंटरनेट की स्पीड थी और जो कम्युनिकेशन की स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी। फिर उसके बाद इसका उन्नत वर्जन आ जाता है बेटा 5G, और 5G की जो स्पीड है वो लगभग 400 Mbps बताई गई, ठीक है। किसमें, मोबाइल में, ठीक है। 5G की स्पीड कितनी बताई गई, 400 Mbps मोबाइल में बताई गई, ठीक। तो अभी जो यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड जो वो है क्या, 5G, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और है, जैसे चाइना जो है ये सबसे पहले 6G का ट्रायल करता है, ठीक है। लेकिन जो फिनलैंड है, ठीक है, क्या है, फिनलैंड, ये कंट्री जो है 6G यूज करने वाली पहली कंट्री हो जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर नोट डाउन करनी है बच्चा। उसके बाद यहां पर आप इस न्यूज को देख सकते हैं कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार बन गया है।
चीन के पास 32% की जो हिस्सेदारी वो है। भारत का मैंने आपको बताया 13% है, ये आप याद रखेंगे। और जो स्थान है वो मैंने आपको बता दिया है, चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है और अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पर यहां पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जो लाल सिर वाले गिद्ध होते हैं जिनको इंडियन वल्चर भी बोला जाता है, ठीक, ये जो गिद्ध हैं इनके संरक्षण के लिए और प्रजनन के लिए जो केंद्र है वो भारत में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो बाबा जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गिद्ध जो हैं उनके संरक्षण और प्रजनन के लिए एक केंद्र स्थापित करने का जो है वो घोषणा की है। इसको किया जा रहा है कहां पर? महाराजगंज में। ठीक है, कहां पर? महाराजगंज में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें यहां पर कि जो ये लाल सिर वाला गिद्ध है ये पाया कहां जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि अपने भारत में सबसे ज्यादा इसकी जो प्रजाति है वो पाई जाती है। भारत में लगभग इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम इंडियन वल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? इंडियन वल्चर भी इसको बोलते हैं। अभी मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा कि लाल सिर वाला गिद्ध जो है वो होता कैसे है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम इंडियन वल्चर भी बोल देते हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, ठीक है, आप सबको पता है कि IUCN क्या है? जो पशु हैं, जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, उनके संरक्षण के लिए एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसमें उनकी स्थितियों का वर्णन किया गया रहता है। ठीक है, जैसे कोई लुप्त प्राय हैं, कोई गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, कोई विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सब की कैटेगरी को वो अलग अलग क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक, तो IUCN में ये क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाया गया है। ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, तो ये आप यहां पर याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लाल सिर वाला गिद्ध क्या है? IUCN में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणियों के अंतर्गत आता है। ठीक, आया क्यों ये? तो एक, ठीक है, पहले आप इसको देखिए, ये क्या है? ये लाल सिर वाला गिद्ध है, आप इसको देख रहे होंगे। ठीक, क्लियर? इसका जो एक तरह से विलुप्त होने की जो बात कही जाती है वो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो जानवर होते थे, मवेशी होते थे, जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको, नॉर्मल सी बात है कि दफनाया जलाया नहीं जाता है जानवरों को, तो क्या किया जाता था? उनको खुले में ही छोड़ दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में जैसे जो जानवर हो गए, कुत्ता हो गया, या फिर आप लोगों ने सियार का नाम सुना होगा, वो हो गया, भेड़िया हो गए, वो सब, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था एक गिद्ध। ये क्या करते थे? उनकी जो बॉडी होती थी उनको समाप्त करते थे खा के। ठीक है, क्लियर? तो वहां पर एक दवा यूज की जाती थी जानवरों के लिए जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक। ठीक, तो डाइक्लोफेनाक दवा की वजह से इनके अंदर जो विषाक्तता थी, जो पॉइजननेस था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और जिसकी वजह से क्या हुआ? गिद्धों की मृत्यु होती चली गई और अब इनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो विषाक्तता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोषण स्तर। ठीक है, तो पोषण स्तर जो होता है बच्चा, वह एक क्या होता है? जैसे 10% ऊर्जा का नियम होता है। ठीक है, क्या होता है? 10% ऊर्जा का नियम होता है कि एक व्यक्ति से या फिर एक उत्पादक से दूसरे उपभोक्ता में जो खाने के बाद ऊर्जा का स्तर है वो मात्र 10% ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक घास है। ठीक है, घास क्या होती है? उत्पादक होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। घास को खाया खरगोश ने। ठीक है, किसने खाया? खरगोश ने। तो खरगोश के पास घास के 100% पोषण का मात्र 10% पोषण ही आएगा। अब इस खरगोश को खा लिया मान लीजिए किसी गिद्ध ने। ठीक है, किसी गिद्ध ने खाया, तो खरगोश का जो 100% पोषण है उसका 10% पोषण ही किसमें आएगा? उसका 10% पोषण आएगा किसमें? गिद्ध में। तो ये होता है 10% ऊर्जा का नियम। इस नियम को दिया था 1942 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लिंडमैन। ठीक है, कौन थे? लिंडमैन। इन्होंने इस नियम को दिया था, तो इसे
लिंडमैन का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर नोट कर लेंगे। केंद्र का नाम जरूर याद रख लेना। आप सबको पता है कि एक रामायण में एक गिद्ध का जिक्र किया गया है जिनका नाम जटायु था। जब रावण सीता जी को लेकर जा रहा था उनका अपहरण करके, तो जटायु ने रावण से लड़ाई की थी। तो इसका नाम क्या रखा गया है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो नाम आसान याद है, कर लीजिएगा। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको पौंडीचेरी गिद्ध के नाम से भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरा जो गिद्ध का, लाल गिद्ध जो आपका क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। ठीक है, इसके संरक्षण और प्रजनन, इन दोनों चीजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाराजगंज जिले में ये जो पहल है वो की जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इंटरनेशनल न्यूज आपके पास है और इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगभग 50 साल के बाद इन चीजों को यहां पर किया जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेस वॉक मिशन लॉन्च हो गया है। इस मिशन का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पोलारिस डॉन मिशन, अपोलो मिशन, आर्टेमिस 1 और ओरियन। ठीक, अब ये जो लॉन्च किया गया इसके लिए यूज किया गया है फाल्कन 9 को। ठीक है, तो फाल्कन 9 आप लोगों को मैं बताऊं तो ये क्या है? एक रॉकेट है। ठीक है, क्या है? एक रॉकेट है और ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब होता है कि एक बार ये फायर किया जाएगा और उसके बाद इसको पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब आप लोगों ने जो अभी रॉकेट्स पढ़े होंगे, जो लॉन्च व्हीकल्स पढ़ी होंगी, प्रक्षेपण यान के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, उसमें होता है कि वो एक एक स्टेज अपनी समाप्त करते जाते हैं और लास्ट में जो कैप्सूल होता है वही उतना बचता है। लेकिन इसमें क्या है, ये कैप्सूल को लेकर जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, कैप्सूल को लॉन्च करने के बाद ये वापस पृथ्वी पर लैंड कर जाएगा। इस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को क्या किया जाएगा? स्पेस वॉक के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, किसके लिए? स्पेस वॉक के लिए बच्चा भेजा जाएगा। लगभग 20 मिनट की स्पेस वॉक उनको करनी है। ठीक है, तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस अंतरिक्ष क्षेत्र में इनको भेजा जा रहा है वो लगभग 700 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, कितने किलोमीटर ऊपर है? 700 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर अभी पिछले 50 वर्षों से कोई भी अंतरिक्ष जो प्रयोग है वो नहीं किए गए हैं। क्लियर? अब यहां पर आपके पास है अपोलो मिशन। अपोलो मिशन अमेरिका का, मतलब जो नासा कंपनी है, नासा का मिशन था जिसकी बहुत सारी सीरीज चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चांद पर क्या है, चांद पर मानव को भेजना था। क्लियर? तो जब भेजा गया तो उस मिशन का नाम क्या था? पूरा अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 जो मिशन था, इसके द्वारा सबसे पहली बार चंद्रमा पर, आप सबको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन नामक 2 व्यक्तियों को भेजा गया था, जिसमें से जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा विवाद भी है। कुछ लोग जो देखते हैं कि चंद्रमा पर जो यूएसए का झंडा है, तो लोग बोलते हैं कि जब वहां पर वातावरण नहीं है तो वो झंडा मतलब लहराया कैसे। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, उसका जो जवाब है वो भी नासा ने दिया है। ठीक, तो ये चीज आपको यहां पर समझने वाली है। अपोलो मिशन नासा का एक बहुत ही पुराना मिशन है जिसका उद्देश्य था चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने का। ठीक है, क्लियर? अब इस फाल्कन का कुछ चीज हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, ये चारों एस्ट्रोनॉट हैं जो जा रहे हैं, इसको आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि करीब 700 किलोमीटर के ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। प्राइवेट मतलब कि किसी निजी कंपनी, जैसे स्पेस एक्स क्या है, एक निजी कंपनी है, इसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है। तो इस कंपनी के लोग जो है वो इस रॉकेट को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिसका नाम क्या है, फाल्कन 9 है। ये मैंने आपको बताया। और ये पहला रीयूजेबल रॉकेट है, इसको हम पुनः प्रयोग में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे ये मैं आपको यहां पर बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये लॉन्च होगा। ठीक है, रॉकेट लॉन्च हुआ, स्पेस में आया,
ठीक है, स्पेस में आने के बाद क्या होगा, जो रॉकेट के आगे कैप्सूल होती है इसका सेपरेशन होगा। ठीक है, और जब कैप्सूल का नाम क्या है, ड्रैगन, और जब कैप्सूल निकल जाएगी तो ये रॉकेट जो है ये पुनः क्या करेगा, लैंड कर जाएगा कहां पर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो यहां पर होने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि कैसे एक ही रॉकेट को अलग अलग तरीके से हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक रॉकेट को बनाने में ना बहुत ही बड़ा खर्चा आता है। ठीक, तो ऐसे में देखिए यहां पर अगर ये गया और फिर से लैंड कर गया तो सिंपल सी बात यह है कि सिर्फ ईंधन का खर्च आएगा बस। ठीक, और जो बाकी पुर्जों का खर्च है, जो टेक्नोलॉजी का खर्च है, ये सारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहां पर लाया गया है। भारत भी अपने पर्सनल जो खुद का स्वदेशी विकसित रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, RLV नाम भी है उसका, ठीक है, उस पे वो अभी काम कर रहा है, टेस्टिंग्स चल रही हैं, तो जल्दी ही उम्मीद है ये सफल भी हो जाएगा। भारत अपने भी मिशन लॉन्च कर रहा है मानव रहित, जो मानव रहित होगा, जिसमें जो व्योम मित्र है रोबोट। ठीक है, आप लोगों ने पिछले न्यूज में पढ़ा होगा कुछ कि व्योम मित्र नाम की एक रोबोट है जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। तो गगनयान मिशन के अंतर्गत पहली बार सिर्फ विमान को भेजा जाएगा, दूसरी बार व्योम मित्र को भेजा जाएगा और तीसरी बार 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़े आगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।